तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं। अब तक जो हमने फार्मूला पढ़े हैं उन्हीं का ये एप्लीकेशन है। तो सवाल हम पढ़ते हैं एक बार। अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज़ प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो 50 सेंटीमीटर की रीडिंग है प्रेशर की, ये कितने टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री पे है। और ये जो 90 सेंटीमीटर की रीडिंग है प्रेशर की, ये कितने टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री पे है। ठीक है। तो याद रखिए कि जो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ये भी प्रेशर का ही एक यूनिट होता है। जैसे प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, वैसे ही ये भी एक यूनिट है। सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलिए या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलिए, है ना। मर्क्यूरी की जो लेंथ है उसके आधार पे भी हम प्रेशर की यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर हमें दिया हुआ है वो किस यूनिट में दिया हुआ है? सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रूप में वो प्रेशर्स हमें दिए हुए हैं। तो हम वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जो प्रेशर हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो है 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। अच्छा, तो आगे हमें ये बताना है कि व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी द टेम्परेचर इज़, यानी जब प्रेशर की रीडिंग 60 हो गई उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, है ना। यानी कि जब हमारा प्रेशर 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हुआ तो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। आप देखिए चारों यूनिट्स, चारों ऑप्शंस जो हमें दिए हैं वो डिग्री सेल्सियस में दिए हैं। तो टी इन डिग्री सेल्सियस हमको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है स्टूडेंट्स। हमने फॉर्मूला ये सीखा हुआ है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब इस फार्मूला में हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, ये टेम्परेचर हमें निकालना है। तो चलिए उसको मैं आगे फर्दर लिखता हूँ। तो वो हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू P हमें दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, देखिए आप, माइनस P0 कितना दिया हुआ है? वो हमें 50 दिया हुआ है, अपॉन P100 दिया हुआ है 90 और P0 दिया हुआ है 50। तो ये हम पुटअप कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा TC अपॉन 100 इज इक्वल टू 60 - 50 विल बी हाउ मच? ये ऊपर 10 हो गया और नीचे हो गया हमारा 40। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 100 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा TC आ गया वो हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब है? पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये वाला, उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसका हिंट क्या है, कब आपको ये फार्मूला लगाना है? तो याद रखिए कि जब भी आपको वैल्यूज़ दी रहें, 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू दी रहेगी आपको, है ना, किसी फिज़िकल क्वांटिटी की, और 100 डिग्री पे दी रहेगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो 0 डिग्री वाली वैल्यू 100 डिग्री वाली वैल्यूज़ दी हैं। मतलब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? हमें डियर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं ये सवाल। अब इस सवाल को आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ के देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो आपने पढ़ लिया वो डिस्टेंस से सवाल को। चलिए मैं भी पढ़ता हूँ एक बार। कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर, यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर वाला एयर थर्मोमीटर है ना। तो ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्ल्स लॉ पे बेस्ड होगा। मैंने आपको बताया था, इस तरह से लिख लीजिए। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये रिलेशनशिप कौन सा है? VT रिलेशनशिप है। और ये कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था। तो VT रिलेशनशिप यहाँ पे यूज़ हो रहा है।
तो आगे पढ़ते हैं सवाल को। तो कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर गेव अ रीडिंग ऑफ 47.5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, जब आइस कोल्ड वाटर में उस थर्मोमीटर को डुबाया गया तो उस थर्मोमीटर ने हमें क्या रीडिंग दिया, 47.5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम दिया उसने। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसा लिखूं कि V1/V2 इज़ नथिंग बट T1/T2, ये तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस आधार पे अगर मैं इस फॉर्मूला के आधार पे अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करूँ तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 47.5 यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा, बस यूनिट्स लिख दिया उसने, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर, मतलब इनिशियली जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। आइस कोल्ड वाटर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम चाहें तो केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 273 ऐड कर दो तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। यानी इतने टेम्परेचर पे वो थर्मोमीटर इतना रीडिंग हमको दे रहा था, 47.5 यूनिट्स। अब वो यूनिट चाहे जो भी हो, है ना। आगे पढ़ते हैं सवाल को। तो आगे उसने बोला है कि एंड 67 यूनिट्स इन अ बॉइलिंग लिक्विड। कोई तो भी बॉइलिंग लिक्विड है, अब ज़रूरी नहीं कि वो वाटर ही हो, है ना, क्योंकि उसने वाटर नहीं लिखा। हालांकि उसने यहाँ पे वाटर लिखा है ना। इनिशियली वो वाटर था, लेकिन बाद में जब वो बॉयल हो रहा है तो वो बॉइलिंग लिक्विड जो वो कोई और लिक्विड है, कोई तो भी लिक्विड होगा मान लीजिए। तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना वो शो कर रहा है थर्मोमीटर, 67 यूनिट्स। यानी जो हमारा V2 है, V2 हमारा 67 यूनिट्स है। ठीक है, तो आगे उसने क्या बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी। बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर आपको पता लगाना है जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल हो रहा होगा, यानी कि वो T2 टेम्परेचर का हमें पता लगाना है। यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो थर्मोमीटर 67 रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि बॉयल हो रहा है ना। तो ये हम कैसे पता लगा पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके लिए हिंट ये है, देखिए अभी इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। क्यों भाई? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमको 0 डिग्री और 100 डिग्री की वैल्यूज़ दी हुई थी, है ना। पर यहाँ पर हमको 0 डिग्री वाली तो वैल्यू दी है, 0 डिग्री वाली वैल्यू दी है हमें, पर दूसरी वैल्यू जो है वो 100 डिग्री वाली वैल्यू नहीं है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वो पिछला वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी मदद ले रहे हैं? हम मदद ले रहे हैं चार्ल्स लॉ की, और चार्ल्स लॉ के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ V1/V2 यानी 47.5 अपॉन 67 इज इक्वल टू T1/T2। तो T1 हमारा 273 है, अपॉन T2 हमारा क्या है, मैंने बताया था कि देखिए जो फार्मूला है इसमें जो T की वैल्यू होती है वो केल्विन में ही पुट करना पड़ता है हमें, इसीलिए मैं केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और नीचे हमारा T2 है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 67 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 47.5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है हमें। तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 385। अब ये जो भी आएगा ये किस में होगा डियर स्टूडेंट्स? केल्विन में होगा, क्योंकि हमने जो है T1 को भी केल्विन में पुट किया, तो T2 भी हमें किस में मिला, केल्विन में मिला। लेकिन ऑप्शंस जो हमें दिए हैं चारों वो डिग्री सेल्सियस में, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाएंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि T2 इज़ नथिंग बट 385 माइनस 273। अब ये जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में हमारा आएगा। ठीक है, तो अगर हम उसमें 273 माइनस कर दें तो हमें लगभग डियर स्टूडेंट्स 112 मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो जब भी आपको कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर आ जाए या कांस्टेंट
वॉल्यूम थर्मोमीटर आ जाए। तो ये दोनों गैस थर्मोमीटर्स हैं, और गैस थर्मोमीटर में आपको पता है एक में चार्ल्स लॉ लगता है, एक में ये-लुईस लॉ लगता है। तो आप ये दोनों लॉज का भी सहारा ले सकते हैं, और एक हमारा जो ये यूनिवर्सल फार्मूला है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि डेटा हमको किस तरह से दिया हुआ है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा थर्मोमेट्री ख़त्म हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम जिस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे वो है थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर आपने ये कॉपी नहीं किया है तो पहले आप ये पॉज करके कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो वो मटेरियल एक्सपांड हो जाता है हीट की वजह से, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास हैं, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, और तीनों ही डियर स्टूडेंट्स, तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम हीट करेंगे तो ये तीनों भी एक्सपैंड होते हैं। यानी सॉलिड्स को भी हीट करने से सॉलिड भी एक्सपैंड होंगे, जो लिक्विड्स हैं उनको भी हीट करने पे वो एक्सपैंड होते हैं, और जो गैसेस हैं उनको भी हीट करने पे वो एक्सपैंड होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर इन जनरल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों भी हीट करने से एक्सपैंड होते हैं। यानी एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, उनके डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज़्यादा एक्सपांशन किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, किस में होगा? बिल्कुल सही जवाब है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो होगा गैसेस के अंदर में। क्यों? क्योंकि गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो वो तो ऑलरेडी एक्सपांड होने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, है ना। वो तो बिना हीट गेन किए भी एक्सपांड होने की क्षमता रखते हैं, बस उनको एक बड़ा कंटेनर मिल जाना चाहिए तो वो एक्सपांड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट द एक्सपेंशन इज़ मोस्ट इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड्स। तो सबसे कम एक्सपेंशन सॉलिड्स में होता है क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो हीट करने पे वो उनके मॉलिक्यूल्स दूर थोड़ा कम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लीस्ट एक्सपेंशन इज़ इन सॉलिड्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ इन गैसेस। तो बस इसी आधार पे थर्मल एक्सपेंशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। दूसरा है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। और तीसरा है डियर स्टूडेंट्स एक्सपेंशन इन गैसेस, ठीक है। सो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड एक्सपेंशन इन गैसेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है। अब जब हम सॉलिड के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो सॉलिड में 3 टाइप के एक्सपेंशन हमें पढ़ने हैं। तो सॉलिड में जो हमें पहला एक्सपेंशन पढ़ना है उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। जो दूसरा एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का ही एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और एक तीसरा एक्सपेंशन भी है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन का ही एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो सॉलिड्स में ये 3 टाइप के एक्सपेंशन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके पहले कि हम इन एक्सपेंशंस को डिटेल में देखें, बस मैं आपको एक ब्रीफ यहाँ पे बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन है वो कैसे सॉलिड्स में होता है। ये 1 डायमेंशनल सॉलिड्स में होता है। जो हमारा एरियल एक्सपेंशन है या सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये कैसे सॉलिड्स में होता है, ये 2 डायमेंशनल सॉलिड्स में होता है। और जो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन है या जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोल रहे हैं, ये कैसे सॉलिड्स में होता है, 3D सॉलिड्स में होता है, ठीक है।
तो अब ये 1D 2D और 3D सॉलिड्स क्या हैं, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रोटेशन वगैरह में मैंने बताया है इसके बारे में, फिर भी चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो हम हेडिंग दे रहे हैं एक्सपांशन इन सॉलिड्स, एक्सपांशन इन सॉलिड्स, ठीक है। और इसमें हम सबसे जो पहला टाइप देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं लीनियर एक्सपांशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। तो जब हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी सिर्फ लेंथ होती है ना। तो मान लीजिए इसका जो भी ओरिजिनल लेंथ है उसको मैं L0 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक थिन रॉड है, तो इसका लेंथ तो है अच्छा खासा, पर इसका जो थिकनेस वगैरह है वो नेग्लिजिबल है, यानी इसका डायमीटर हो गया और बाकी सारी चीज़ें इसकी नेग्लिजिबल है। मतलब ये प्योरली किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग आ सकता है, यानी कि 3 में से किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इस रॉड को ऐसा रखा तो ये प्योरली एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा, अगर इस रॉड को ऐसा रखा तो ये प्योरली वाई के अलॉन्ग आ जाएगा, इसको ऐसा रखा तो प्योरली जेड के अलॉन्ग आ जाएगा, यानी किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग ये लाई करेगा। तो इसका सिर्फ लेंथ है और बाकी सारी चीज़ें नेग्लिजिबल हैं, तो इसी को हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो है लेंथ, ठीक है। तो हीट करने के बाद ये जो है डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं नीचे अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सो आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, दिस विल एक्सपांड, और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी फाइनल लेंथ है उसको चलिए मैं बोल देता हूँ L, ठीक है। और यहाँ इसके लेंथ में कुछ ना कुछ बदलाव आया है जो हमको यहाँ दिख रहा है। तो इसकी लेंथ कितने से इंक्रीज़ हो गई, डेल्टा L, जहाँ पे डेल्टा L क्या है, L माइनस L0, ठीक है। इसको L0 बोलिए या L0 बोलिए, है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें उसको कही गई हैं। NCERT में उसको L0 बोलते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो L0 इज़ द ओरिजिनल लेंथ एंड L इज़ द फाइनल लेंथ, डेल्टा L इज़ द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपांड हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ जा रही है। अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, उसका ठीक उल्टा होगा, यानी इट विल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी लेंथ घट जाएगी। तो किसी भी सॉलिड को हीट करने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, वो एक्सपांड होता है, और उसको ठंडा करने से उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। क्या चीज़ें उन्होंने देखी, आइए देखते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि जो भी चेंज इन लेंथ है, ये जो भी बदलाव आया है उसकी लेंथ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर कुछ बुक्स में इसको डेल्टा टी लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको डेल्टा थीटा भी लिखते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर को ये दोनों सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी लेंथ उतना ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी लेंथ में उतना ज़्यादा बदलाव आएगा, है ना। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब 2 रॉड्स हैं, मान लीजिए ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, ये 2 रॉड्स मैंने लिए हैं, ठीक है। दोनों रॉड मान लीजिए सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मान लीजिए दोनों कॉपर के बने हुए हैं और दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों का थिकनेस यानी रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अलग क्या है, लंबाई। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थोड़ी कम है और इसकी ओरिजिनल लेंथ थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है। फिर हमने क्या किया, दोनों को हीट किया, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो हमने सेम अमाउंट से चेंज किया। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर भी मैंने डेल्टा टी से बढ़ाया और इसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी से बढ़ाया। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इसके लेंथ में इंक्रीज़ आएगा और इसके लेंथ में भी इंक्रीज़ आएगा, पर किसके लेंथ में ज़्यादा इंक्रीज़ आया,
तो देखिए इसके लेंथ में सिर्फ इतना सा इंक्रीज़ आया है, पर इसके लेंथ में कितना इंक्रीज़ आया डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ओ हो। तो डेल्टा एल किसका ज़्यादा है, डेल्टा एल उसका ज़्यादा है जिसका ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है ना। इसका ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा था, इसका ओरिजिनल लेंथ कम था। तो वही साइंटिस्ट ने देखा कि जिस मटेरियल का, जिस रॉड का ओरिजिनल लेंथ जितना ज़्यादा है उसके लंबाई में उतना ज़्यादा बदलाव आ जा रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ऐसा होते हुए, ठीक है। तो एक ऑब्ज़र्वेशन तो ये था और दूसरा ऑब्ज़र्वेशन ये था। फिर इन दोनों को कंबाइन किया गया। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो उन्होंने उसको ऐसा लिखा डियर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने लिखा कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एल इन दोनों चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना था, तो उन्होंने लिखा डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाया और ये इक्वेशन तैयार किया, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ रीअरेंज करके। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज़ नथिंग बट, ये पहले मैंने लिखा है अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, इसको थोड़ा आगे पीछे करके रीअरेंज करके लिखेंगे तो डेल्टा एल हमारा हो जाएगा एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी also called as coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों ये अगर मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ नथिंग बट डेल्टा एल, और इन दोनों को मैं उधर भेज दूं अगर LHS में तो वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या लिख पाऊँगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह से वो हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है कि अल्फ़ा इज़ नथिंग बट चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फिर से बोलता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो वैसे तो डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला में ही सब कुछ रखा है, ठीक है ना। तो आइए इस फार्मूला का थोड़ा हम और मज़ा लेते हैं इसका। तो इस फार्मूला से डियर स्टूडेंट्स हमको अल्फ़ा के यूनिट के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं कि अल्फ़ा की यूनिट क्या है। हाँ, लेकिन उसके पहले एक बात देखिए, ये डेल्टा टी आपको दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि इस डेल्टा टी को हम डिग्री सेल्सियस में रखेंगे या केल्विन में रखेंगे, किस में रखेंगे? याद है क्या आपको कुछ? मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, मैंने आपको कुछ बताया था। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि अगर टेम्परेचर सिर्फ टी है फार्मूला के अंदर सिर्फ टी है, जैसे गैस लॉज में, तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर फार्मूला के अंदर डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं और केल्विन में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 10 से बढ़ता है तो केल्विन में भी टेम्परेचर 10 से ही बढ़ेगा। तो इसीलिए चेंज का जो मैग्नीट्यूड है, डेल्टा टी का जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स।
दोनों ही स्केल्स में। इसीलिए यहाँ डेल्टा टी की जगह पर हम डिग्री सेल्सियस भी रखा तो भी सही है, केल्विन रखा तो भी सही। इस आधार पे अब हम अल्फ़ा की यूनिट अगर डिफ़ाइन करें तो चेंज इन लेंथ, तो लेंथ का यूनिट होगा यहाँ पे ऊपर में मीटर और नीचे भी मीटर, इनटू डेल्टा टी के लिए अगर मैं केल्विन रखता हूँ तो के हो जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा तो ये 1 केल्विन आ गया। और अगर यहाँ मैं डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कौन सा। तो देखिए डेल्टा एल फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये हमारा डेल्टा एल है, इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल को इधर रखता हूँ, माइनस एल नॉट को उधर भेज देता हूँ तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस एल नॉट, तो इस पूरे टर्म में ये एल नॉट आके ऐड हो गया। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से एल नॉट हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो एल नॉट अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 1। ठीक है, अब इसको 5 + 1 लिखो या 1 + 5 लिखो, बात तो एक ही है। यानी इसी को मैं अगर रीअरेंज करूं तो एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, दैट्स इट। तो ये एक बड़ा ही प्यारा इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गया है प्यारे बच्चों, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 इक्वेशंस बने हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलना चाहूँगा। ठीक है, ये हमें फाइनल लेंथ बता रहा है बेसिकली, तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। 1, 2 और 3 के अपने अपने फ़ायदे हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें बता रहा है चेंज इन लेंथ, लेंथ कितने से बढ़ा या घटा। इक्वेशन नंबर 2 हमें अल्फ़ा की वैल्यू बताता है ना। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें फाइनल लेंथ क्या होगा वो बताता है। ठीक है, तो देखा जाए तो आप इनमें से कोई एक याद रखो। जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 याद रख लीजिए आप, या सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 याद रख लीजिए, और वहीं से आप बाकी दोनों इक्वेशंस भी बना सकते हैं मॉडिफाई करके। ठीक है, तो सिर्फ एक ही आपको याद रखना है। मुझे पर्सनली इक्वेशन नंबर 2 पसंद है, ये इजी है थोड़ा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि देखिए अगर 2 मटेरियल्स हैं, ठीक है, और एक का अल्फ़ा ज़्यादा है एक का अल्फ़ा कम है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये दो मटेरियल्स हैं, एक ये काला मटेरियल और एक ये लाल मटेरियल। ठीक है, दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम है। तो मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है और इसकी भी ओरिजिनल लेंथ क्या है, L0। ठीक है, और दोनों को हमने सेम टेम्परेचर से राइज़ करवाया, यानी डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया और उसी डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर भी बढ़ाया गया सेम अमाउंट से। मान लीजिए इसका 50 डिग्री से बढ़ाया तो उसका भी 50 डिग्री से बढ़ाया। ठीक, तो मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स कि दोनों में से कौन ज़्यादा एक्सपांड करेगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक डेटा आपको दे दूँ तो उसमें ये दिया है कि इसका जो अल्फ़ा है उसको अल्फ़ा 1 बोलते हैं और इसका जो अल्फ़ा है उसको अल्फ़ा 2 बोलते हैं। तो बताइए, अच्छा उसने बोला है कि अल्फ़ा 1 जो है वो छोटा है और अल्फ़ा 2 बड़ा है। ठीक है, काम करता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो हमें डेटा ये दिया गया है कि अल्फ़ा 1 छोटा है और अल्फ़ा 2 बड़ा है। ठीक, 2 अलग अलग मटेरियल है ना, मान लीजिए एक कॉपर का बना है एक स्टील का बना है ना।
एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का है, तो दोनों के अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो याद रखिए ये जो अल्फ़ा हमने डिफ़ाइन किया है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल रहे हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल कौन सा लिया गया है उस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो अगर हम दो अलग अलग प्रकार के रॉड्स ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का है और एक आयरन का बना हुआ है, तो फिर दोनों के अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो किसी भी एक गिवन मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल्स के लिए वो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरा सवाल ये है कि डेल्टा एल का रिलेशनशिप क्या होगा। डेल्टा एल एक तरफ लिखता हूँ 1 का और एक तरफ लिखता हूँ डेल्टा एल 2 का। तो हमें ये बताना है कि क्या होगा, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, या ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, क्या होगा, है ना। किसका एक्सपांशन ज़्यादा होगा, किसका एक्सपांशन कम होगा। तो आइए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि अल्फ़ा इज़ नथिंग बट चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इज़न्ट इट। इन दोनों रॉड्स के लिए ये चीज़ सेम है और इन दोनों रॉड्स के लिए ये चीज़ भी सेम है। तो क्या हुआ फिर, अल्फ़ा हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो मतलब जिस मटेरियल का अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसका डेल्टा एल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि अल्फ़ा 2 ज़्यादा है, अल्फ़ा 2 बड़ा है अल्फ़ा 1 से, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा L2 बड़ा होगा डेल्टा L1 से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो पता ये चला कि जिस मटेरियल के अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर उसका एक्सपांशन ज़्यादा होगा। फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर उसका एक्सपांशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपांशन जो है वो कम होगा और इसका एक्सपांशन जब मैं बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बना दूंगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांशन हो गया, ये इसका एक्सपांशन हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि फॉर अ गिवन मटीरियल मोर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मोर विल बी इट्स एक्सपांशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़े, तो मतलब ये डेल्टा टी पॉजिटिव तो डेल्टा एल भी पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ रेयर मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ घटता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ घटता है, यानी डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका लेंथ घटता है, तो उस केस में अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। जैसे कि रबर, प्लास्टिक, इनको हम हीट करते हैं, वैसे तो ये सूडो सॉलिड्स हैं लेकिन कोई बात नहीं, हैं तो सॉलिड्स ही। तो इनको क्या होता है, आप कभी प्लास्टिक को आग में फेंका होगा आपने, तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा प्यारे बच्चों, कि वो सिकुड़ रहा है, उसकी लेंथ उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। तो ये रबर, प्लास्टिक, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हीट करने से वो एक्सपांड होने के बजाय उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, उनकी लेंथ घटने लगती है। तो वही मैंने यहाँ बताया है कि अगर किसी मटेरियल के अल्फ़ा नेगेटिव है तो समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उनकी लेंथ घट रही है। और अगर किसी मटेरियल का अल्फ़ा पॉजिटिव है तो समझ लीजिएगा कि वो नॉर्मल मटेरियल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। तो वैसे 99% मटेरियल्स का अल्फ़ा पॉजिटिव ही होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पर कुछ रेयर मटेरियल्स हैं जिनका अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो बातें समझ गई कि अगर अल्फ़ा किसी मटेरियल का ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका एक्सपांशन ज़्यादा होगा, और दूसरा हमने समझा कि अल्फ़ा का साइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है। अल्फ़ा का साइन पॉजिटिव है मतलब वो एक्सपांड होगा हीट होने से, और अगर अल्फ़ा का साइन नेगेटिव है तो वो हीट होने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो
मैं चाहूँगा कि आप कॉपी कर लें। अगर आपने कॉपी नहीं किया होगा तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी डाउन हो गया तो फिर आप ये कॉपी डाउन कर लें, ठीक है। और एक बार ये कॉपी हो गया तो फिर आप ये कॉपी डाउन कर लें पॉज करके, ठीक है। और एक बार ये कॉपी हो गया तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।